वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे का, जो कि लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था एज पर एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जो कि आपके आपके चैप्टर फोर्थ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, जो कि ये दिया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमने एग्रीकल्चर को जो है लास्ट वीडियो में खत्म कर लिया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ डी आई के बारे में। अब एफ डी आई क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एफ डी आई नॉर्मल समझना कि क्या होता है। नॉर्मल एफ डी आई के मतलब क्या होता है ये अच्छे से समझ लेना कि एफ डी आई होता क्या है। अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो नॉर्मल जो है एफडीआई, इसका फुल फॉर्म तो सभी को पता है। एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं सिंपल सी इसकी बात करूं, अगर कोई भी बंदा फॉरेन से, एफ का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी बंदा फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करता है भारत के अंदर, क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बंदा फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करता है भारत के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करता है, एफडीआई से बैरियर्स लगाता है। बैरियर्स का मतलब रुकावट है। तो एफडीआई के थ्रू गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स लगाता है और उसको इन्वेस्टमेंट करने से रोकता है। अब ये बैरियर्स कभी भी 100% नहीं होता है, रुकावटें कभी भी 100% नहीं होता है। तो समय के हिसाब से देश को देखते हुए जो बैरियर्स होता है वो परसेंटेज में लगाया जाता है। जैसे मान के चलो कि एफडीआई के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला कि तुम जो है 60% ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो भारत में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 60% ही कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब 60% का मतलब, अगर किसी बंदे को मान के चलो कि भारत के अंदर उसको कुछ बिजनेस चालू करना है। ठीक है, अपना एक्स वाई जेड कोई भी बिजनेस चालू कर रहा है, तो कोई भी एक्स वाई जेड बिजनेस हो, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, उसके हिसाब से तो वो जो है जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगा भारत में, मान के चलो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत के अंदर, तो 1 करोड़ मतलब गवर्नमेंट बोलता है कितना, 60% ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो 1 करोड़ ना करके उसके पास होगा कि 60%, यानी कि 60 करोड़ से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब बचा हुआ 40%, क्योंकि 100 करोड़ का अगर प्लानिंग बनाया है, सॉरी 1 करोड़ का अगर प्लानिंग बनाया है, ठीक है, 60 लैक्स है, सॉरी 60 करोड़ नहीं, 60 लैक्स, तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सिर्फ 60 लैक्स। अगर उस बंदे ने 1 करोड़ का प्लानिंग बनाया था और 60 लैक्स से इन्वेस्टमेंट कर रहा, तो उसकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, तो उसको 40% कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो उसके लिए 40% ऐड करने के लिए उसको जो है कहीं ना कहीं से इंडियन बंदे को पकड़ना पड़ेगा। तो इसको ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में रुकावटें, जो कि गवर्नमेंट ने एफडीआई के थ्रू करके रखा है। तो एफडीआई यही होता है कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरह अलाउ ना करते हुए कुछ रुकावटें पैदा कर देता है, जिसके वजह से देश में वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरह ना करते हुए किसी इंडियन बंदे को पकड़ के इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसी को एफडीआई कहेंगे। तो आप लोग होप सो समझ गए होंगे कि एफडीआई होता क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एफडीआई। इसके अंदर हर जगह पे हर गवर्नमेंट रुकावटें लगाते रहता है। ये समय के हिसाब से होता है, समय जैसा होगा उस तरीके से एफडीआई इसका होगा। तो देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने एफडीआई को किस तरीके से मंजूरी दी है। तो पहला जो दिया गया है, क्या दिया गया है, देखना क्या दिया गया है एफडीआई के अंदर। पहला दिया इन अर्लियर अर्लियर 1990s मतलब 1990 से लेकर 2000 के बीच में, कभी भी देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड amending the norms capping foreign direct investment in certain sector। मतलब यहाँ पे लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990s में एफडीआई को मंजूरी दिया और कई सारे सेक्टर्स में एफडीआई को लाया गया। कब ओरिजिनली इसको लाया गया था, द लिबरलाइजेशन एक्ट 1991 क्लियर पाथ ऑफ एफडीआई। यानी कि जो एलपीजी आया था, एलपीजी का मतलब समझना, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आप लोग समझना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
जब लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया था 1990 में लाने वाले मनमोहन सिंह। ठीक है, इसके ऊपर अलग एक वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग बस इसमें इतना समझना कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन 1991 में आया था। देखो क्या बोला गया है कि महाराष्ट्र हैज बीन कंसिस्टेंटली रैंक एज अ नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो भारत के अंदर महाराष्ट्र जो स्टेट था वो नंबर 1 पे आता था इन्वेस्टमेंट करने में। नंबर 1 मतलब ऐसा डेस्टिनेशन हर एक का चॉइस पहला क्या था, महाराष्ट्र था इन्वेस्टमेंट के तौर पर। तो आगे क्या बोला है, द स्टेट हैज रिमेन इन द फॉरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो इन द कंट्री। तो सबसे आगे जो एफडीआई जो है महाराष्ट्र में ही लागू किया गया था। ठीक है, इसको सबसे आगे रखा गया था। द एफडीआई इनफ्लो इन महाराष्ट्र सिंस 2000 अप्रैल 2000 till September 2017 was 6,11,760 करोड़। कितना बोला गया है टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है महाराष्ट्र में अप्रैल 2000 से लेकर 2017 तक वो कितना हुआ है, इस 6,11,760 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। विच इज क्या बोला गया है, विच इज 31%, क्या है, विच इज 31% ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लो एट ऑल इंडिया लेवल। यानी कि भारत के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है कब से, 2000 से अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2017 तक, जो कि महाराष्ट्र में 6,11,760 करोड़ हुआ था, जो कि पूरे भारत का 31% अकेला यही इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे इंडिया में। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है 2000 से लेकर 2017 तक, जिसमें से 31% सिर्फ अकेला महाराष्ट्र में हुआ है और बचा हुआ जो 69% है वो पूरे भारत में हुआ है। मतलब समझो कितना बड़ा राज्य है इन्वेस्टमेंट के मामले में। आगे की बात करते हैं जनरल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब क्या जनरल प्रॉब्लम्स है, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स बोला गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर के। तो क्या क्या जनरल प्रॉब्लम्स है देख लेते हैं। पहला क्या दिया है, डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर। ये तो हर जगह का जनरल प्रॉब्लम, गवर्नमेंट कभी सही से काम करती नहीं है, हर काम को डिले 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 लेट करते रहता है। ठीक है, तो ये हालांकि जनरल प्रॉब्लम सभी स्टेट का रहेगा, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं। दूसरा, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो बंदे के पास अच्छे से समझने लिखने पढ़ने की शक्ति है, अच्छे से समझ सकता है, उसके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, फिर भी उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कुछ करने की, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट वैसा है, भारत की गवर्नमेंट ही वैसी है। तो हाँ, यहाँ पे जो है करप्शन वगैरह ये सब के मामले में फंस कर बेचारा, जिसको सब कुछ आते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। तो वही बोला गया लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगा जब तक पॉलिटिक्स होगा। लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब अब टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अपडेटेड नहीं है। आज के दौर का जो दुनिया यूज कर रही है वैसी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, अब देखो मुंबई की बात करें तो कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है। उसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रीनर, हमारे देश में एंटरप्रीनर के ऊपर कभी काम नहीं होता। एंटरप्रीनर का मतलब होता है बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर के ऊपर कभी काम नहीं होता। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप अपने इच्छा से बनो, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है, सीधी बात है। तो एंटरप्रेन्योर के ऊपर कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे भारत के अंदर ज्यादातर बोला जाता है ये देश जो युवाओं का देश है, और यहाँ पे ज्यादातर जो ऐसे मिलेंगे जो लेबर के तौर पर रहेंगे या तो एम्प्लॉयज के तौर पर रहेंगे, लेकिन बिजनेसमैन के तौर पर नहीं मिलेंगे जल्दी। उसका लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एजेंडा वगैरह चलाया जाता है, बट वहां पे कोई भी काम नहीं होता। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम भी नहीं होते, जिसकी वजह से लोग
जो है कुछ सीख सके वगैरह सब। और रीजनल इम्बैलेंस मतलब कहीं ज्यादा डेवलपमेंट, कहीं कम डेवलपमेंट, कहीं डेवलपमेंट ही नहीं होता है, किसी को ज्यादा मौका दिया जाता है, किसी को मौका नहीं दिया जाता है, किसी को दबाया जाता है। तो ये सब अलग अलग तरीके का जो है प्रॉब्लम्स है जो कि महाराष्ट्र में भी दिखाई देता है। ठीक है, उसी को बोला गया रीजनल इम्बैलेंस। तो समझ में आ गया होगा, ये जनरल प्रॉब्लम्स है। उसके बाद मेजर्स अंडरटेक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017। तो क्या क्या मेजर अंडरटेक मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इसके लिए किया है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017 में बोला गया था, बताया गया है, मतलब ये सब काम किया गया था, गवर्नमेंट ने किया। देखो, सिंगल विंडो सेल वाज इनिशिएटेड टू प्रोवाइड ऑल क्लियरेंस टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। तो इसके लिए जो है एक सिंगल विंडो क्रिएट किया गया, मतलब तुम लोग जो है अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इजीली आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें जो है गवर्नमेंट ने काम किया है इन्वेस्टमेंट के रूप में। Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilities Cell was introduced to provide online consolidation information about the investment process। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब जानकारी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन तरीके से भी अपने इन्वेस्टर तक पहुंचा रहा है ताकि वो इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सके। तीसरा दिया, अवार्ड फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन special rent subsidies are provided to small scale industry to encourage participation in international exhibition। तो यहाँ पे जो है जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, जो आगे लेकर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है या फिर इंटरनेशनल लेवल तक जा रहा है, तो उसको जो अवार्ड देने का भी काम ये गवर्नमेंट कर रहा है। चौथा दिया, क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब ऐसा होता है कि इस जगह पे सारी फैसिलिटीज होगी, आप एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हो, इंपोर्ट इजीली करवा सकते हो। ठीक है, तो उसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है कि इस जगह से सारी फैसिलिटी है, हर तरीके से जो है यहाँ से आप गुड्स को पूरे वर्ल्ड में भेज सकते हो, कोई तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। आगे की बात करते हैं, पांचवा क्या पॉइंट दिया गया है, पांचवे में बोला है कि महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द स्टेट टू डेवलप स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज। इसको क्या बोला जाता है, MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो क्या बोला गया कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बिठाया, यानी कि एक कमेटी रखा है ताकि वो जो है अपने पूरे स्टेट में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को डेवलपमेंट कर सके, स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को बिजनेस चालू कर सके। एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस। आगे की बात करते हैं सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर को में क्या दिया गया है कि सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंश्योरेंस, टूरिज्म, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज। सर्विस सेक्टर includes provisions of services to business as well as final consumer। तो क्या बोला गया है कि सर्विस सेक्टर जो है यहाँ पे कई सारे अलग अलग तरीके का सर्विस सेक्टर आ सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस, टूरिज्म, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज वगैरह। देखो, सर्विस सेक्टर इंक्लूड क्या क्या होता है उसके अंदर, जैसे कि सर्विसेज टू बिजनेस, कोई भी तरीके का सर्विस, या एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर। अब फाइनल कंज्यूमर क्या होता है, ध्यान देना, फाइनल कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो दुकान से, शॉप से गुड्स को परचेस करता है, गुड्स को परचेस करता है और खुद ही यूज करता है। गुड्स को परचेस करेगा और खुद ही यूजर होगा उस गुड्स का। यूजर का मतलब खुद ही उस गुड्स को इस्तेमाल करेगा। दैट इज नोन एज फाइनल कंज्यूमर्स। आगे बात करते हैं क्या दिया कि सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड fastest growing sector of the economy। The contribution of service sector to the gross domestic product has been the highest comparison to the other sector of the economy। It was 54.5% during 2017-18। तो क्या बोला गया, सर्विस सेक्टर जो है आज के दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करने वाला सेक्टर है, और भारत के अंदर भी ये बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसने जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है। कितने तक, 54.5% 2017-18 में। ठीक है, आगे की बात करते क्या दिया है, कोर एरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होंगे इसके अंदर,
देखना सर्विस सेक्टर में जो है मेजर चीज, कोर एरिया मतलब मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन फंक्शन है ज्यादातर क्या डेवलपमेंट हुआ है, जैसे फाइनटेक, आईटी, आईटीईएस, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज सर्विस सेक्टर स्टार्टअप्स हुआ है। क्लाउड कंप्यूटरिंग का मतलब जैसे ऑनलाइन आप लोग कुछ भी अपलोड करते हो, तो जहां पे जाकर ये सेटअप होता है और जहां से उस स्टोरेज को मैनेज किया जाता है उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटरिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखो आज आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने ज्यादा चल रहे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इसमें आ जाता है। डिफेंस के रिलेटेड जैसे नई नई चीजें जो है डिफेंस को दिया जाता है, ठीक है, वो हो गया। टूरिज्म हो गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है बाहरी क्षेत्र से वो यूनिवर्सिटी लोगों को जो है स्टूडेंट्स को पास कराने का काम करता है, यानी गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ गए। गवर्नमेंट हैज also tried to expand the service sector by various activity in टायर 2 cities। टायर 2 cities मतलब जैसे मेट्रो सिटीज होता है तो ये टायर 1 सिटीज होता है, और टायर 2 मतलब ओनली सिटीज, तो ऐसे सिटीज में भी ये सारे जो सर्विसेज है उसे पॉसिबल करने की कोशिश है। ओके, क्लियर हो गया होगा ये बातें। अगर किसी को डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे उसको उस स्टूडेंट को पूरी तरह डाउट का जो सॉल्यूशन है वो मिल सकता है। अब इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।